हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी हाल ही में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो कि आपके आने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ जो आगे आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको डेली हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665। 1665 में किसके द्वारा सेल की खोज करी गई थी जिसके लिए उनको जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी 1665 में सेल की। और क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे हमारे बाकी ऑप्शंस की अगर बात करी जाए तो कार्ल लैंडस्टेनर को जाना जाता है किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए? तो इनके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी। एल्फ्रेड नोबल को जाना जाता है किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए? तो इनके द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी और इनके नाम पे ही क्या रखा गया है? नोबेल प्राइज को इनके नाम पे ही रखा गया है। फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी इंसुलिन की। तो ये तीन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी हमारे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की? तो उसको सेल कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? तो वो साइटोलॉजी कही जाती है। कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल है? तो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो वो है आपका नर्व सेल। विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होता है दोनों में, एनिमल्स में भी और प्लांट सेल में भी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो सेल का सुसाइड बैग किसको बोला जाता है? तो लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग बोला जाता है सेल्स का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप नीचे देख सकते हैं, HVS स्टडीज 2.0 चैनल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। तो 2022 में जो रणजी ट्रॉफी हुई है उसका टाइटल कौन सी भारतीय राज्य के द्वारा जीता गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है टाइटल रणजी ट्रॉफी 2022 का। अगर बाकी क्वेश्चंस की बात करी जाए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो अगर बात करी जाए, संतोष ट्रॉफी 2022 की जो जीती गई है वो जीती गई है केरला के द्वारा, और ये इनका 7th टाइटल था। और ये जो टूर्नामेंट होता है ये फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। जो 32nd थॉमस कप हुआ है 2022 में, वो इंडिया के द्वारा जीता गया है। भारत का ये पहला मेडल है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2nd रैंक रही है इंडोनेशिया की, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था थाईलैंड के द्वारा। ये पुरुषों का मेंस का एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, इसको ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस हॉकी एशिया कप जो हुआ है 2022 का, वो साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है। इसमें भारत की, इंडिया की 3rd रैंक रही है, और ये होस्ट किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा। जो 15th IPL हुआ है 2022 में, वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है, जिसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर के द्वारा जीता गया, जो कि इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं। पर्पल कैप जीता गया है युजवेंद्र चहल के द्वारा इंडिया से। इन्होंने, युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। स्पॉन्सर कौन था? तो टाटा स्पॉन्सर था 15th IPL का। इससे पहले वीवो जो एक चाइनीज कंपनी थी वो स्पॉन्सर करती थी IPL को। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है जॉस बटलर को, जिनके द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाए गए। सबसे पहला जो IPL का टूर्नामेंट हुआ था वो 2008 में हुआ था, और इसको राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला IPL टूर्नामेंट किसने जीता था? तो वो राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में जीता था।
फिर अगला क्वेश्चन है हमारा IISF जूनियर वर्ल्ड कप 2022, ये जीता गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया ने इसमें टोटल 33 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड हैं, 15 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरी रैंक रही है इसमें इटली की, तो फर्स्ट रैंक रही है इंडिया की, आपको इसलिए ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंच ओपन 2022 किसके द्वारा जीता गया, तो ये राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ये स्पेन के एक प्लेयर रहेंगे और महिलाओं में वुमेन्स का जो फ्रेंच ओपन है 2022 का, वो जीता गया है इगा स्विटेक के द्वारा, जो कि एक पोलैंड की फीमेल प्लेयर रहेंगी टेनिस की। ये जो टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का टूर्नामेंट होता है और ये आपका टेनिस से रिलेटेड टूर्नामेंट हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें 150 से ज्यादा टॉपिक्स कवर करे गए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं एक फुटबॉल की टीम में। यहाँ पे जो है प्लेयर्स से रिलेटेड बात करी गई है टीम में, तो बास्केटबॉल की टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, एक टीम की यहाँ पे बात करी जा रही है। वॉलीबॉल की टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल की टीम में 9 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और हॉकी की टीम में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। तो 3 सबसे ज़्यादा जो फेमस स्पोर्ट्स हैं कौन कौन से, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। अगर पोलो की बात करी जाए तो पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। अगर आपसे वाटर पोलो पूछा जाए तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं, मतलब 3 प्लेयर ज़्यादा होते हैं सिंपल पोलो से। कबड्डी की अगर बात करी जाए तो कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी में होते हैं आपके 15 प्लेयर्स। तो रग्बी में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, 15 प्लेयर्स होते हैं रग्बी के गेम में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेकर जुलाई 2022 का 2022 का, उसके लिए एक ई बुक लॉन्च करी गई है हमारे द्वारा, जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक में 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा आपको, जनवरी से लेकर जुलाई 2022 का सेपरेट हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो आप जिस भी मंथ का करंट अफेयर चाहें आप उसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और ये जो ई बुक रहेगी ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि पेमेंट करने के बाद आपको फाइल सेम पेज पे ही मिलेगी, आप अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे फाइल पे और वो आपको सिस्टम में डाउनलोड जरूर करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ईयर डिड दी चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ये किस वर्ष हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1922। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट जो था ये आपका हुआ था। अगर बाकी और क्वेश्चंस की बात करी जाए तो हमारा अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी इसके लीडर थे। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में हुआ था और ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1905 में आपका हुआ था, स्टार्ट हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था ये आपका 1930 में लॉन्च हुआ था और ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ककोरी ट्रेन रॉबरी, जिसका नाम बदलकर अब ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का रहेगा, उत्तर प्रदेश स्टेट जो है उनके द्वारा ही इसका नाम जो है वो भी हाल ही में बदला गया है योगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका हुआ था 1925 में। होम रूल लीग, होम रूल आपको ध्यान होगा इसमें कभी कभी आपको ऑप्शन में एनी बेसेंट मिलती है, कभी बाल गंगाधर तिलक मिलते हैं, दोनों ही के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ही लॉन्च किया गया था होम रूल लीग को और ये 1916 में आपका लाया गया था। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने। और भूदान मूवमेंट काफ़ी फेमस रहा था, भूदान मूवमेंट 1951 में स्टार्ट हुआ था और ये किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। फिर आपके 3 चीज़ें रहती हैं जो कि आपकी स्टार्ट हुई थी 1919 में, कौन कौन सी, इनको तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, जलियांवाला बाग मैस्कर जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो भी आपका 1919 में हुआ था और खिलाफत मूवमेंट भी आपका लाया गया था 1919 में। तो ये तीनों आपके रिलेटेड हैं कौन से ईयर से, 1919 से। फिर गांधी और इरविन का जो पैक्ट साइन किया गया था वो आपका 1931 में किया गया था। अब आपको ये बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये साइन किया गया था, ये पैक्ट हुआ था, वो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बताना है कौन से नंबर की थी। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। तो बाबर और मेदिनी राय इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ चंदेरी को लड़ा गया था। अब ये जो बैटल लड़ी गई थी, ये जो युद्ध हुआ था, ये कौन से साल हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा 1528, 1528 में बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसको कि बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जाना जाता है। और ये जो बैटल हुई थी ये बाबर के द्वारा जीत ली गई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और बैटल्स की, मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ और बैटल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? तो ये 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर के द्वारा हरा दिया गया था इब्राहिम लोदी को, और इन्होंने मुगल एम्पायर की नींव रखी थी, मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया था। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा आपकी लड़ी गई थी 1527 में, बाबर ने, जिसमें राणा संगा ऑफ मेवाड़ और उनके अलाइज को हरा दिया था। फिर इसके अलावा 1528 में लड़ी गई थी, पहली 1526 में, दूसरी 1527 में, तीसरी 1528 में जो हमारा क्वेश्चन था बैटल ऑफ चंदेरी, वो भी बाबर के द्वारा जीती गई। और फिर चौथी जो लड़ी गई थी बाबर के द्वारा, वो लड़ी गई थी बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर के द्वारा ज्वाइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल, इन दोनों को हरा दिया गया था बाबर के द्वारा 1529 में बैटल ऑफ घाघरा में। तो ये टोटल 4 बैटल्स लड़ी गई बाबर के द्वारा। फिर 1530 में जो बाबर था उसकी डेथ हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की 1530 में। फिर बैटल ऑफ चौसा जो लड़ी गई थी ये 1539 में लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हरा दिया था हुमायूं को। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, 3 बैटल है पानीपत की, जिसमें पहली हमने कवर कर ली। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी आपकी 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग थे हेमू, उनको हरा दिया गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की अगर बात करी जाए, ये एक इंपॉर्टेंट बैटल रहती है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपकी 1576 में लड़ी गई थी, जिसका कोई डिसीजन नहीं निकल पाया था, और ये लड़ी गई थी राजा मानसिंह और राजा मानसिंह जो कि मुगल एम्पायर की तरफ से लड़े थे, और राणा प्रताप मेवाड़ के, इन दोनों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था। फिर अगली बैटल की हम बात करते हैं बैटल ऑफ समूगर की। बैटल ऑफ समूगर आपकी 1658 में लड़ी गई थी, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श इन दोनों ने मिलकर हरा दिया था दारा सिकोह को। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था। फिर बैटल ऑफ खंजवा, ये आपकी 1659 में लड़ी गई थी, और इसमें औरंगजेब ने अपने ही भाई, जो उनके भाई थे शाह सुजा, उनको हरा दिया था। फिर बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई थी 1739 में, जिसमें नादिर शाह के द्वारा मुगल एम्पायर के रूलर थे मोहम्मद शाह, इसको हराया गया था और लूट लिया गया था पूरा मुगल ट्रेजर, जिसमें कि इंक्लूड था, जिसमें था पीकॉक थ्रोन था और कोहिनूर था। तो कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन को, इन दोनों को लूट लिया गया था बैटल ऑफ करनाल में नादिर शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो आप सबको ये पता होगा कि नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही हेड होते हैं नीति आयोग के। और नीति आयोग को किससे रिप्लेस किया गया? तो प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस करा गया था नीति आयोग को। प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे। और प्लानिंग कमीशन के आखिरी चेयरमैन कौन थे? तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद इन्होंने नीति आयोग से बदल दिया था प्लानिंग कमीशन को। अब नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे लोकेटेड है नीति आयोग का हेडक्वार्टर। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं हम हेडक्वार्टर से रिलेटेड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो मुंबई में हेडक्वार्टर लोकेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में हुआ था, और 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया था, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम एग्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं, ये इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नबार्ड भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही लोकेटेड है। तो ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन चारों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फिर नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि हम ADB भी बोलते हैं, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो मंडलियोंग रहेगी, एक जगह है मनीला फिलीपींस में।
तो आपको मंडलयोंग भी मिलता है एग्जाम में कभी कभी, और आपको मनीला भी मिल जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेल भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि म्यूचुअल फंड्स को और स्टॉक्स को रेगुलेट करता है इंडिया में, वो है सेबी, और इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सिडबी भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में लोकेटेड है, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई चाइना में। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करी जाए तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, और वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। चाइना की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग कैपिटल है चाइना की। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम LIC भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिए गए हैं। टोटल 12 पर्सन्स, टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया है, और इनके 12 के 12 नाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम्स में। अभी करंट टाइम में टूर्नामेंट्स भी काफ़ी हुए हैं, तो उनके भी बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से किसको दिया गया है? तो PR श्रीजेश रहेंगे, हॉकी के गोलकीपर हैं इंडिया के। इनको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 का। अब हमने कही आपसे कि टोटल 12 लोगों को मिला है, 12 पर्सन्स को मिला है, तो बाकी और कौन 11 लोग हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 2021 में नीरज चोपड़ा को मिला है एथलीट की फील्ड में, रवि कुमार दहिया को मिला है रेसलिंग में, लवलीना बोर्गेन को मिला है बॉक्सिंग में, PR श्रीजेश जो हमारा क्वेश्चन था हॉकी से रिलेटेड में, अवनी लेखारा को मिला है, ये पैरा ओलंपिक शूटर हैं, सुमित अंतिल को मिला है, ये पैरा एथलीट हैं, प्रमोद भगत को मिला है, ये पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, कृष्णा नागर हैं पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, मनीष नरवाल पैरा ओलंपिक शूटर रहेंगे, मिथाली राज क्रिकेटर हैं, सुनील छेत्री फुटबॉल से रिलेटेड हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं। तो टोटल जो 12 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो हमारे ओलंपियन रहेंगे, जिन्होंने ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में भारत को मेडल्स दिलाए हैं, तो वो सब लोग रहेंगे। इसलिए जो ओलंपिक हुआ है आपका 2021 का, आप उसको डिटेल में ध्यान रखें, उसमें किस किस पर्सन को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, पैरा ओलंपिक में भी और ओलंपिक में भी, वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय विच रूलर? तो इलोरा टेम्पल्स जो लोकेटेड हैं, इलोरा टेम्पल जो है महाराष्ट्र में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा इसको बनाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के द्वारा बनवाया गया था इलोरा टेम्पल, जो कि लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में। अब अगर बात करी जाए और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिंगराज टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किंग जजति केशारी के द्वारा इसको बनवाया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो अनंत वर्मन देव के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपके मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है, और चंदेला जो डायनेस्टी के रूलर्स थे, चंदेला किंग जो थे, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। कोणार्क सन टेम्पल, जिसको कि हम सन टेम्पल या कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं, ये आपका लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। इसको किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। फिर टेराकोटा टेम्पल, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया था। बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। ये राजा फर्स्ट रहेंगे, चोला एम्पायर के एक रूलर थे, इनके द्वारा बनवाया गया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बनता है। इसके जो फाउंडर हैं, किसके द्वारा बनवाया गया, ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर कामाख्या टेम्पल आपका असम में लोकेटेड है। ये मिलेचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था। फिर रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये धर्म वर्मा चोला के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। तो चोला एम्पायर के ही ये भी एक रूलर आपके हो जाएंगे। फिर दिलवारा जैन टेम्पल्स, ये आपके लोकेटेड हैं राजस्थान में। ये विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम टेम्पल आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। ये नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा ही इस टेम्पल को भी बनवाया गया था।
फिर किंग टेम्पल जो है आपका ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ये रानी रश्मोनी के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। एंकोर वॉट टेम्पल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, ये आपका कंबोडिया जो कंट्री है वहां पे लोकेटेड है और ये राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। एंकोर वॉट नाम रहेगा, कंबोडिया कंट्री आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच पिक्चर वन द 94th अकेडमी अवार्ड इन बेस्ट पिक्चर कैटेगरी। तो बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में कौन सी पिक्चर है जिसने फर्स्ट रैंक जो कि जीती है टाइटल 94th अकेडमी अवार्ड का। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोडा। तो कोडा जो मूवी है इसके द्वारा बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता गया है 94th अकेडमी अवार्ड में। अगर 94th अकेडमी अवार्ड की बात करी जाए तो बेस्ट पिक्चर कौन सी रही है, तो वो कोडा रही है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है, तो वो रहे हैं विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं जेसिका चैस्टेन द आइज ऑफ टैमी फे मूवी के लिए। इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी रही है, तो वो रही है ड्राइव माई कार। बेस्ट डायरेक्टर जीता गया है, बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं जेन कैंपियन, कौन सी मूवी के लिए, द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग रहा है नो टाइम टू डाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं ट्रोय कोट्सुर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रही हैं एरिना डिपोस। बेस्ट साउंड ड्यून की रही है। मोस्ट अवार्ड सबसे ज़्यादा अवार्ड ड्यून मूवी के द्वारा जीते गए हैं, टोटल 6 मेडल जीते गए। सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड मूवी कौन सी है, द डॉग ऑफ द पावर सबसे ज़्यादा नॉमिनेट करी गई है और इसके ही डायरेक्टर रहेंगे जो कि बेस्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच सिटी विल होस्ट नाटो समिट इन 2022। 2022 में जो नाटो समिट हो रही है वो किसके द्वारा होस्ट करी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन ने होस्ट किया है नाटो समिट 2022 को। अगर बाकी बात करी जाए कुछ और क्वेश्चंस की तो 68 हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो समिट जो 2021 में हुई थी वो होस्ट करी गई थी ब्रुसेल्स बेल्जियम के द्वारा। नाटो समिट 2022 के होस्ट करी गई है मैड्रिड स्पेन के द्वारा। नाटो समिट जो होगी 2023 में ये विल्नियस लिथुआनिया के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। फिर नाटो की यहाँ पे बात हुई है, नाटो की फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है अभी करंट टाइम में, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के करंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये इस्टेब्लिश हुई थी, नाटो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 में। करंट टाइम में मेंबर कंट्रीज हैं नाटो की 30 कंट्रीज, और अभी हाल ही में स्वीडन और डेनमार्क ने भी प्रस्ताव डाला है ऐड करने के लिए नाटो कंट्री में। वो अभी पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, उसके बाद 32 कंट्रीज भी हो जाएंगी नाटो की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू बी ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड। पीछे ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा था, जैसे ही पद्म अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था 2022 में, उसके बाद से जो भी एग्जाम हुए हैं 6-7 महीने के टाइम में, उनमें ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका एक ना एक बार पूछा जरूर गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे पहले पैरा एथलीट कौन है जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया पहले पैरा एथलीट हैं जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में ही मिला है इनको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। तो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा कौन सा एम्पायर है, कौन सी डायनेस्टी है जो कि इनके द्वारा फाउंड की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया था किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने फाउंड किया था कौन से ईयर में, 1336 में। और क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जैनिज्म को फाउंड किसके द्वारा किया गया, तो ऋषभ देव के द्वारा जैनिज्म को फाउंड किया गया था। क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया गया था जीसस क्राइस्ट के द्वारा। बुद्धिज्म को फाउंड किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। शुंग एम्पायर को फाउंड किया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। गुप्ता एम्पायर को फाउंड किया था श्रीगुप्त ने। पल्लवा एम्पायर को सिम्हा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया था। चोला एम्पायर को विजयला के द्वारा फाउंड किया गया था। पाल एम्पायर को फाउंड किया था गोपाल ने। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नंदा एम्पायर को महापद्म नंद के द्वारा फाउंड किया गया था। सतवाहन एम्पायर को फाउंड किया था सिमुका सतवाहन ने। गुलाम एम्पायर जिसको कि हम ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया था। और दिल्ली सल्तनत की जो इकलौती महिला रूलर हैं रजिया सुल्तान, वो भी आपकी गुलाम एम्पायर की ही रहेंगी। सैयद एम्पायर को सैयद खिर्ज खान के द्वारा फाउंड किया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी बुद्धिस्ट साइट है जो कि लोकेटेड है आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सारनाथ। सारनाथ जो एक साइट रहेगी बुद्धिस्ट साइट है और ये आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। टोटल 4 बुद्धिस्ट साइट हैं जो कि आपके एग्जाम में बनती हैं, चारों की हम बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लुम्बिनी जो जगह है, लुम्बिनी जो बुद्धिस्ट साइट है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपकी कपिलवस्तु नेपाल में लोकेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, तो बर्थ प्लेस है ये बुद्धा का। बुद्धिज्म जो है उनका बर्थ प्लेस रहेगा, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। फिर बोध गया जो जगह है ये क्या कहाँ रहेगी, तो ये महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल जो है बिहार में, वहाँ पे बोध गया एक बुद्धिस्ट साइट रहेगी और यहाँ पे गौतम बुद्ध के द्वारा जो एनलाइटमेंट है, जो नॉलेज है, उसकी प्राप्ति करी गई थी। फिर सारनाथ रहेगी, ये आपकी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये भी एक बुद्धिस्ट साइट रहेगी। यहाँ पे जो पहला सरमन है, पहला जो ज्ञान है वो दिया गया था, वो डिलीवर किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। फिर कुशीनगर भी एक और साइट है आपकी उत्तर प्रदेश से। तो सारनाथ भी उत्तर प्रदेश की साइट है और कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश की साइट है। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी और उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। तो ये 4 साइट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल बी दी होस्ट नेशन फॉर द G20 समिट 2023। तो G20 समिट जो होगी 2023 में ये कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट करा जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इंडिया जो नेशन है, भारत जो देश है हमारा, ये G20 की समिट जो है उसको होस्ट करेगा 2023 में। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली जो G20 समिट हुई थी 2008 में, वो किसने ऑर्गेनाइज की थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर 16th जो है G20 समिट हुई है 2021 में, ये इटली में ऑर्गेनाइज करी गई। 17th G20 समिट हुई है 2022 में, ये इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज हुई है। 18th G20 समिट 2023 में होगी इंडिया के अंदर। 19th G20 समिट होगी 2024 में ब्राज़ील के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 23 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये टोटल हमारे 100 क्वेश्चन है। टोटल इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सभी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, किसी गिने चुने एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई गई है, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप साउथ से हो, चाहे आप नॉर्थ से हो, चाहे आप वेस्ट से हो, आप जिस भी नेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उसको इस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं कि उसको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से तैयार हो सकें। तो अगर आपको हमारी मेहनत, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी काफ़ी सारी ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर बिल्कुल सेपरेट वीडियो चाहिए, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए। तो हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज़ 2.0, उस पर आपको सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।